जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का टेस्ट बेहद नजदीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए निरंतर रोज के रोज एक नई से नई वीडियो लेकर आ रहा हूं। इसी क्रम में स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए टारगेट नवंबर एग्जाम से फिजिक्स में मोशन अर्थात गति का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 बेहद इंपॉर्टेंट था और उसके बाद ये पार्ट 2 है। इसके साथ आपका मोशन चैप्टर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रजनों को शेयर बस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन। स्टूडेंट, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपके सामने दी गई हैं। आप स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत द्विमीय व त्रिमीय गति से रिलेटेड जो संबंधित परिभाषाएं होंगी उसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले मन में एक विचार आता है कि द्विमीय और त्रिमीय क्या होता है। ये स्टूडेंट्स, गति 3 प्रकार की होती है। एक विमीय, द्विमीय और त्रिविमीय गतियां होती हैं। एक विमीय और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी वो मैंने पहले वीडियो में बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में। तो हम शुरुआत करने से पहले आपको एक विमीय और द्विमीय और त्रिविमीय जो गतियां मैंने आज इससे रिलेटेड परिभाषाएं बताऊंगा, इसकी भी परिभाषा बता देता हूं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले द्विमीय गति से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, यदि किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से 2 निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं तो वस्तु की गति द्विमीय कहलाती है। फिर से सुन लीजिएगा, पेयर सिंपल होते हैं कि वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से यदि 2 निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं तो वस्तु की गति द्विमीय होती है। और अगर किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 3 निर्देशांक में से तीनों निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो जाए तो वस्तु की गति त्रिविमीय होती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि उससे त्रिविमीय गति से संबंधित और द्विमीय गति से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनमें सबसे प्रमुख और इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है आपकी प्रक्षेप गति की। प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं तो वस्तु एक ऊर्ध्वाधर तल में गति करती है। वस्तु की यही गति प्रक्षेप गति कहलाती है। आप समझे नहीं होंगे, पुनः सुनिएगा। जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर किसी कोण पर फेंकते हैं तो ऊर्ध्वाधर तल में जो वस्तु गति करता है उस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, उसमें फील्डर जब गेंद को उठाकर ऊपर की ओर थ्रो करता है तो गेंद को इस तरीके से वो फेंकता है। मान लीजिएगा ये फील्डर यहाँ पे खड़ा है, ये विकेट कीपर यहाँ पे खड़ा है, विकेट कीपर यहाँ पे खड़ा है, उसने गेंद थ्रो करके इस तरीके से विकेट कीपर को देता है। तो जो ये जो गति हुई है आसमानी गति, जो आसमान में ऊर्ध्वाधर तल में गति है, ये जो गति होती है यही आपकी प्रक्षेप गति होती है। प्रक्षेप गति की परिभाषा स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, उदाहरण भी समझ गए होंगे। अब आप देखते हैं प्रक्षेप गति का जो ये हमने बॉल फेंकी है इसमें इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट होते हैं वो देखिएगा। तो हम बात करते हैं उड्डयन काल की कि आखिर इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, कितना उड्डयन काल को ही हम समय कहते हैं कि कितना समय लगेगा। तो इसे टी से डिनोट करते हैं। टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, जहाँ पे u स्टूडेंट्स आपका प्रारंभिक वेग है, sin थीटा वह है कि आपने जो फील्डर यहाँ खड़ा है उसने गेंद को कितने कोण से फेंका है, कितने एंगल से फेंका है, और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब वो वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, कितना क्षैतिज परास, ये जो इतना तो पूरा टाइम निकल गया, ये दूरी कितनी होती है क्षैतिज परास, तो उसका स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी। इसी प्रकार से जब हमने इस गेंद को फेंका तो उसने कितनी ऊंचाई, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई प्राप्त की, उसके लिए स्टूडेंट फॉर्मूला होता है h बराबर u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बेहद इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से जल्दी मैं आपको पुनः समझा देता हूँ, आप गौर करिएगा। हम बात करते हैं प्रक्षेप गति की। यदि किसी वस्तु को कोई भी व्यक्ति क्षैतिज से ऊपर की ओर जिस एंगल से फेंकता है तो जो वस्तु ऊपर में गति करती है, जो ऊपरी तल पर ऊर्ध्वाधर तल में जो गति करती है वो प्रक्षेप गति कहलाती है। एक फील्डर गेंद को फेंक देता है तो वस्तु जो इस पथ पर गति करती है यह गति ही आपकी प्रक्षेप गति कहलाती है। अब इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक फेंकने में कितना समय लगा, उड्डयन काल कितना रहा, इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। u प्रारंभिक वेग है, थीटा कोण है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। इसने कितनी दूरी तय की, तो क्षैतिज परास का ये होता है कि क्षैतिज में आके कितनी दूरी तय की है, तो u² sin 2 थीटा अपॉन जी। u² मैं आपको बता चुका हूँ, प्रारंभिक वेग होता है, थीटा बताइए आपको किस कोण से फेंक रहा है फील्डर, और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसी प्रकार से उसने कितनी ऊंचाई प्राप्त की है तो उसका फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, परीक्षा से संबंधित इन जो ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए उनसे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आपने नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस परिभाषा के बाद अन्य और इंपॉर्टेंट परिभाषा जो द्विमीय और त्रिविमीय गति से संबंधित है।
स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने दिया गया है। आप स्टूडेंट्स इसमें पढ़ेंगे बल। द्विविमीय और त्रिविमीय गति से रिलेटेड परिभाषाओं में बल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो बल आखिर होता क्या है, फोर्स आखिर क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, परिभाषा को जरा गौर से सुनिएगा। बल वह कारक होता है जो किसी भी वस्तु की विराम की अवस्था में या गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे, वह बल कहलाता है। आप फिर से सुनिएगा। मान लीजिएगा कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है, तो बल वह कारक होता है जो उनकी अवस्था परिवर्तन कर देता है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो उसे गति में कर देता है, गति में है तो उसे विराम में कर देता है, तो ये लगाया जाता है वह कारक ही बल कहलाता है। ठीक है, तो हम इससे बाद में देखते हैं कि असंतुलित बल क्या होता है और संतुलित बल क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रकार के बल आते हैं स्टूडेंट्स आपके, संतुलित और असंतुलित। ये क्या क्या होते हैं? बल आपने पढ़ा कि बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु की विराम और गति की अवस्था में परिवर्तन करते बल कहलाता है। स्टूडेंट, मान लीजिएगा कोई वस्तु है, मान लीजिएगा मैं मान लेता हूँ ये वस्तु ए बी है। अगर ए बी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का परिणामी बल, समझिएगा एक बार पुनः से, ए बी वस्तु पर लगने वाले समस्त बल, जितने भी इस वस्तु पर बल लग रहे हैं उनका परिणामी बल यदि शून्य हो तो बल संतुलित बल कहे जाते हैं। यदि मान लीजिएगा कि इस वस्तु पर लगने वाले सभी जो परिणामी बल होते हैं वो शून्य ना हो तो बल असंतुलित कहे जाते हैं। सिंपल सा फैक्ट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। आप देख लीजिएगा कि दो बल P और Q हैं जिनकी दिशाओं का कोण अल्फा है, तो परिणामी जो बल होता है वो P² + Q² + 2PQ cos अल्फा होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इस जो मैंने अभी आपको पढ़ाया केवल 10 सेकंड में इसे पुनः पढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं बल क्या होता है। बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु की विराम की अवस्था को अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे, बल कहलाता है। अगर किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य है तो वह संतुलित बल है, परिणामी बल शून्य नहीं है तो असंतुलित बल है। तो बल है जो P और Q है, इनकी दिशाएं अलग अलग हैं और उन दिशाओं के बीच का कोण जो है वो थीटा है, तो इनका परिणामी बल क्या होगा? P² + Q² + 2PQ cos अल्फा, वो भी अंडर रूट में होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं कि अब ये देखते हैं कि बल जो होते हैं, बल से जो न्यूटन ने बल के 3 नियम दिए थे, वो 3 इंपॉर्टेंट नियम कौन कौन से हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करते हैं द्विविमीय व त्रिविमीय गति से संबंधित। मैंने आपको बल बताया था, बल से रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट रूल है जो कि न केवल बल के बेस होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बात करेंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम, कि न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे उसका प्रथम नियम क्या है। स्टूडेंट्स, इस नियम को जरा गौर से सुनिएगा और चाहे तो आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप देखिएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की ही अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। आप पुनः सुन लीजिएगा कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उन दोनों कंडीशनों में उस पर कोई बल ना लगाया जाए। स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात करते हैं कि न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है, न्यूटन के इस गति के प्रथम नियम को स्टूडेंट्स हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो इस न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह किस प्रकार से डिनोट होता है? स्टूडेंट, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के बारे में बताइएगा कि आखिर जड़त्व क्या होता है, एक नया समझना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। आप फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपनी कंडीशन में, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। स्टूडेंट, तो आप जड़त्व समझ गए होंगे। गति, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व कहा जाता है। यह भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है आपका विराम का जड़त्व, दूसरा होता है आपका गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, ये बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और तीसरा और अंतिम होता है जिसे हम कहते हैं दिशा का जड़त्व। बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, आप तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि इनसे रिलेटेड कोई भी परिभाषाओं से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। आपको न्यूटन का गति का प्रथम नियम से रिलेटेड पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जड़त्व के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको टोटल बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल क्या हुए। उदाहरण से आप कैसे समझ सकते हैं कि ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिएगा कि जब आप किसी बस में बैठे हो,
अगर आप किसी भी बस में बैठे हैं और बस अचानक चलने लगती है तो आप पीछे की ओर आपका झुक जाना, पीछे की ओर गिर जाना, उसे हम कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है गति के। या फिर आप चलती हुई बस से नीचे उतर जाए तो आप आगे की ओर गिर पड़ते हैं, यह भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। एक और सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, आप ये घर में भी देख सकते हैं। आप किसी कंबल जो आपके घर पे हो उस कंबल को आप डंडे से पीटिएगा धीमे धीमे, तो आप देखिएगा कि उस कंबल से धूल के कण अलग होते हैं। तो यह भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण होता है। तो अब हम बात करते हैं कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, मैं कम मात्रा में वीडियो बनाता हूँ, मतलब कम मात्रा से आशय कम मिनटों का होता है, जिससे कि आपको बोरियत महसूस ना हो और आप अच्छे से अच्छा ज्ञान हासिल कर सकें। तो चलिए देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूटन का गति से संबंधित द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इस वीडियो में, मतलब इस केस में, मैं आपका न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम साथ साथ बताई दे रहा हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप परिभाषा पे गौर करिएगा। तो हम बात करते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की कि स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल, आप समझिएगा, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आप डिनोट करिएगा, यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल यानी कि F उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि M और उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण जो होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma, ये इसका रूप होता है। आप पुनः देख लीजिएगा कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल, मान लीजिएगा ये वस्तु है, मान लीजिएगा ये भी कोई वस्तु है, तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल F उस वस्तु के द्रव्यमान, मास के और उस पर त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हम बात करते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम, बेहद इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। ये नियम आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। किसी भी क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम का आशय क्या है, सुनिएगा, किसी भी क्रिया के विपरीत ठीक प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के जरिए से आप समझिएगा, मान लीजिएगा कि आप जब बंदूक चलाते हैं, कोई भी व्यक्ति बंदूक चलाता है, तो जब गोली सामने की ओर जाती है तो बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जब आप तैरते हैं नदी में, तालाब में या फिर स्विमिंग पूल में, तो व्यक्ति हाथ आगे की ओर करता है, जैसे पीछे की ओर करता है, पानी को पीछे की ओर धकेलता है और व्यक्ति आगे की ओर चलता हुआ चला जाता है। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा या आप कभी भी नाव में बैठे होंगे तो नाव के जो चालक होते हैं वो जो दो पतवारें लगी रहती हैं वो उससे पानी को पीछे करते हैं, जिससे कि नाव आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। इससे पता चलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत ठीक प्रतिक्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको न्यूटन के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ बताया है। अब हम बात करेंगे कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अन्य इंपॉर्टेंट परिभाषाएं क्या है। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं द्विमीय और त्रिविमीय संबंधित जो परिभाषाएं हैं, उसमें एक और इंपॉर्टेंट परिभाषा आपके सामने दी गई है, जिसे हम कहते हैं रैखिक संवेग, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की जो बात कर रहे हैं हम रैखिक संवेग की, आखिर ये क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, परिभाषा पे गौर करिएगा, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम उस वस्तु का रैखिक संवेग कहते हैं। इसे हम P से डिनोट करते हैं। तो देखिएगा, अब आप बता रहा हूं, देखिए किसी भी P से डिनोट करते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, मान लिया कि द्रव्यमान m है और उस वस्तु के वेग यानी कि v के गुणनफल को ही उस वस्तु का हम संवेग कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे P बराबर mv लिखा जाता है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, यहाँ डॉट मल्टीपल होता है, तो P बराबर mv लिखा जाता है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का रैखिक संवेग कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स बात आती है कि रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी परिभाषा सुनिएगा। मान लीजिएगा कोई भी वस्तु, दो वस्तुएं हैं जो कि एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का m2 है। मान लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिएगा एक वस्तु है A और एक वस्तु है B, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो u1 है, इसका द्रव्यमान m2 है और प्रारंभिक वेग है वो u2 है। तो आप समझिएगा कि दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं तथा उनके प्रारंभिक वेग v1 और v2 से u1 और u2 से गतिमान। फिर से सुनिएगा कि मान लीजिएगा दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं तथा वो u1 और u2 प्रारंभिक वेग से गतिमान है। किसी जगह टकराने के बाद उनका वो वेग u1 और u2 से बदलकर v1 और v2 हो जाता है, तब संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो आप देखिएगा m1 और u1
इसी प्रकार से m2 और u2, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 तो पहली का वेग u1, इसी प्रकार से दूसरी का m2 u2, और ये बदल के जो टकराने पश्चात हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2। ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। जो जेट होता है, जेट विमान जो होते हैं वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, तो जो जेट विमान होते हैं वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं छोटा बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा बनाने का मूड नहीं है, जिससे कि आप कम समय में बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए आपको और अच्छे से अच्छा आप ज्ञान हासिल कर सकें। तो जो मैंने बताया m1 u1 बराबर m2, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 बेहद इंपॉर्टेंट है, चैनल पर नोट डाउन कर सकते हैं। और मिलते हैं इस वीडियो के अंतिम इंपॉर्टेंट परिभाषा के साथ। स्टूडेंट्स, एक विमीय के बाद मैंने आज द्विविमीय और त्रिविमीय गति से संबंधित जो परिभाषाएं थी उसका आप लोगों को अध्ययन कराया है। स्टूडेंट्स, यह मोशन चैप्टर का बहुत बड़ा विस्तृत होता है, परंतु उससे इंपॉर्टेंट यही था। दो मैंने वीडियो बनाए हैं, इसके एक पहले ये दूसरा है और दूसरे वीडियो की ये लास्ट परिभाषा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। स्टूडेंट्स, इसमें हमसे बात की गई है कि आवेग क्या होता है। आवेग की मैं परिभाषा बताने जा रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा। किसी भी वस्तु पर यदि बल बेहद कम समय के लिए कार्य कर रहा हो, किसी भी वस्तु पर यदि बल कम समय के लिए कार्य कर रहा हो तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आप देख लीजिएगा, तो हम आवेग को आई से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, आई बराबर F इंटू डेल्टा टी होता है। फिर से समझ लीजिएगा, किसी भी वस्तु पर यदि बल कम समय के लिए कार्य कर रहा हो तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का हम इंपल्स अर्थात आवेग कहते हैं। इसका हम ऐसा यूनिट देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसका मात्रा क्या होता है। तो बल का मात्रक स्टूडेंट्स न्यूटन होता है और जो टी है इसका मात्रक सेकंड होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा आवेग होता है उसका मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, परीक्षा के दृष्टिकोण से इस जो फॉर्मूले से रिलेटेड कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो मैंने आज आपको बताया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यह वीडियो आज मैंने आपको बताया है, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के जरिए से बता सकते हैं। कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए से बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपने प्रिय मित्रों को भी भेज दीजिएगा, जिससे कि सभी मित्र इंडियन एयरफोर्स में जॉब ले सकें, भारत देश की सेवा कर सकें। आपने स्टूडेंट्स ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए सहृदय